What's up, guys? Welcome back to the channel. This is Khushi, your friend, well-wisher and mentor as well. आज की वीडियो में हम फाइनली टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट खत्म कर देंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया। हेनरी फैल के 14 प्रिंसिपल्स हम कवर कर चुके हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हमें एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं हम वो भी कवर कर चुके हैं। लेकिन बेटा एफडब्ल्यू टेलर ने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो हमें दिए ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी दिए हैं जिनको हम अपनी वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट कर अपने काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से पूरा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि रिसोर्सेज कम वेस्ट होगा और आउटपुट ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है टेक्निक्स of scientific management. Taylor not only proposed principles but also developed practical techniques that could be applied in the workplace to achieve maximum efficiency. These techniques help in standardizing work. वर्क को स्टैंडर्ड सेट करने में टेक्निक्स हमारी हेल्प करेंगे। मैम क्या मतलब? बेटा आगे पूरे एक टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, उसमें हम पूरा इसको समझेंगे। इंप्रूविंग सुपरविजन एंड बूस्टिंग वर्कर मोटिवेशन, सुपरविजन को इंप्रूव करने में और वर्कर्स के मोटिवेशन को बूस्ट करने में भी ये टेक्निक्स हमारी मदद करेंगे। ठीक है, बिलो आर द की टेक्निक्स ही सजेस्टेड। अब नीचे हम वन बाय वन एक एक टेक्निक को समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। मैम क्या मतलब है फंक्शनल फॉर्मेनशिप का? बेटा फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब है, हेनरी फ्योल ने हमें एक प्रिंसिपल दिया था, उसमें क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक ही बॉस होना चाहिए जो ही सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, लीड करे, उसी के ऑर्डर्स हो, उन्हीं का डिसीजन मेकिंग हो। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर ने बोला है बेटा फंक्शनल फॉर्मेनशिप में इन्होंने क्या बोला है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बॉस होना इनफ नहीं है, ये काम को ठीक से देख नहीं पाएगा और उससे कहीं ना कहीं काम की एफिशिएंसी कम होगी। तो इन्होंने बोला है कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसके बाद 4 बॉस प्लानिंग इंचार्ज में रखो और 4 बॉस प्रोडक्शन इंचार्ज में रखो। तो एफडब्ल्यू टेलर का मानना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 8 बॉस होने चाहिए, एक बॉस नहीं 8 बॉस होने चाहिए। जब अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अलग अलग बॉस होंगे, एक्सपर्टाइज होंगे, उनके पास स्किल्स होगी अपने काम के लिए, तो काम अच्छे से होगा, वो अच्छे से ओवरसी कर पाएंगे काम को और वर्कर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्सपर्टाइज देख रहे होंगे, तो जिससे कि वर्कर्स भी काम से भाग नहीं पाएंगे और काम अच्छे तरीके से पूरा हो रहा होगा। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, functional foremanship is a system of supervision where the task of managing workers is divided among several specialized foremen. Instead of a single supervisor handling all aspects of our workers' performance, Taylor proposed that different experts should oversee different functions. For example, planning and execution department would each have a specialized foreman to guide the workers. This division of responsibility ensures that each aspect of work is managed by someone with relevant expertise, resulting in better efficiency, discipline and performance among workers. बेटा देखो, जब कोई भी एक्सपर्टाइज उस चीज में काम कर रहा होगा, उस फील्ड में काम कर रहा होगा जिसमें उसको नॉलेज होगी, प्रॉपर एक्सपर्ट होगा वो उस काम में, तो काम क्या होगा, एफिशिएंट तरीके से निकल कर आएगा, अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ जाएगा। आया समझ? अब चलते हैं कि मैम इनके 8 बॉस इन्होंने कौन कौन से दिए हैं। तो देखो हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से 8 बॉस के बारे में एफडब्ल्यू टेलर ने बात की है। ये है डायग्राम, देखो फंक्शनल फॉर्मेशन फैक्ट्री मैनेजर। ओके, अब इसमें दो चीजें आई हैं, एक तो प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। बेटा प्लानिंग इंचार्ज के 4 बॉस होते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन एंड सॉरी यहाँ पर एक रूट क्लर्क भी होता है, ये पीपीटी में कोई मिस्टेक हुई है, तो रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, यहाँ 3 ही मेंशन है। उसके बाद प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 एक्सपर्टाइज आते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और इन सभी 8 बॉस के नीचे काम कर रहे होते हैं कौन, वर्कमैन, मतलब वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन समझते हैं कि ये क्या है और इनका काम क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझेंगे अंडर प्लानिंग इंचार्ज की, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन कौन से बॉस आते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा रूट क्लर्क। मैम क्या होता है रूट क्लर्क? देखो, decides the sequence of operations and route of production, ensures material tools reach the right place at the right time. रूट क्लर्क का क्या काम होता है बेटा कि ये काम के सीक्वेंस को बताते हैं कि काम किस सीक्वेंस में होगा, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, किस मशीन से होगा, क्या काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको सबसे ऊपर रखो, उस पर ज्यादा ध्यान दो। तो ये काम को सीक्वेंस बताते हैं और साथ में ये जो मशीन, इक्विपमेंट्स, टूल्स, उनका ध्यान रखते हैं बेटा कि वो सही समय पर सही लोगों के पास पहुंच जाए जिससे कि काम में डिले ना हो।
ठीक है। उसके बाद सेकंड आ रहे हैं हमारे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। मैम इनका का क्या होता है? प्रिपेयर्स डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्कर्स अबाउट हाउ टू डू अ टास्क, हेल्प्स मेंटेन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क मतलब ये वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि काम को तुम्हें किस तरीके से करना है। क्योंकि बेटा जब कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला होता है, गाइड करने वाला होता है, तो वर्कर्स तो स्पेशलाइज नहीं है, उनके पास तो एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है। तो जब उनको कोई एक्सपर्टाइज गाइड करेगा तो वो उस गाइडेंस के थ्रू अच्छे से अच्छा काम करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है ये वर्कर्स को गाइड करते हैं कि तुम्हें काम किस तरीके से करना है, कैसे काम करना है। आया समझ? उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। sets time limits for task and keeps track of labor and material cost, ensures timely and cost effective work। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क नाम से पता चल रहा है इनका काम होता है किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए और उसमें कितना एफिशिएंट कॉस्ट लगना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम और ज्यादा कॉस्ट लग रहा है बेटा तो ये उसको मैनेज करते हैं। अगर जल्दी से जल्दी काम हो रहा है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, और अगर धीरे काम हो रहा है तो उसको देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैनेज करते हैं। आया समझ? देखो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है डिसिप्लिनेरियन। मेंटेनेंस डिसिप्लिन, हैंडल्स एब्सेंसेस एंड इंश्योर्स रूल्स आर फॉलोड, इट्स लाइक एन एचआर एंड फोर्स ऑन द शॉप फ्लोर। डिसिप्लिनेरियन का क्या काम होता है बेटा? ये सारा प्लानिंग इंचार्ज के अंदर सारे ही काम ये लोग चेक कर लेते हैं, अलग अलग रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये सब लोग जब अपना अपना काम चेक कर लेते हैं तो डिसिप्लिनेरियन सबसे लास्ट में देखता है कि क्या काम डिसिप्लिन से हो भी रहा है कि नहीं। ये पता चला जब ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता बेटा तो कहीं काम बिगड़ते हैं और एफिशिएंट और इफेक्टिव काम नहीं हो पाते। तो इनका देखना होता है कि काम ठीक तरीके से चल रहा है नहीं, और ये किसके थ्रू एक्ट करते हैं? एचआर के जैसे एक्ट करते हैं। शॉप फ्लोर पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर ये नहीं होते। शॉप फ्लोर मतलब ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट पर ये लोग काम करते हैं। आए समझ? उसके बाद नेक्स्ट हमारे आ रहे हैं अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज। अब मैम अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज कौन कौन काम करता है? देखो बेटा सबसे पहले आ रहे हैं गैंग बॉस। अरेंजेस ऑल टूल्स, मशीन्स एंड मटेरियल्स बिफोर द वर्क स्टार्ट, इंश्योर्स वर्क बिगिंस स्मूथली। गैंग बॉस का क्या काम होता है कि ये सारे ही मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, ये सब कुछ वर्कर्स की जगह, वर्कर्स के काम करने की जगह पहुंचने से पहले, काम स्टार्ट होने से पहले ये इन सब चीजों को अरेंज करते हैं। देखते हैं कि कहीं भी किसी चीज की वजह से, किसी प्रोडक्ट की वजह से, रॉ मटेरियल या फिर टूल्स, इक्विपमेंट्स, इनकी वजह से काम नहीं रुकना चाहिए और काम सही टाइम पर स्टार्ट हो जाए और स्मूथली रन करे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे स्पीड बॉस। मैम इनका का काम होता है? इंश्योर वर्कर्स मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ वर्क, ट्राइज टू अवॉइड डिलेज एंड स्लो डाउन। इनका क्या काम होता है बेटा कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी स्पीड को मैनेज करना, उनकी स्पीड को चेक करना कि क्या सही स्पीड से काम हो रहा है, और जो स्लो डाउन चल रहे होते हैं, जो डिलेज हो रहे हैं काम में, इनको अवॉइड करने की कोशिश ये करते हैं। और दूसरा वही बात कि काम स्लो हो रहा है वो तो ये ठीक करेंगे, लेकिन अगर काम टाइम से ज्यादा जल्दी हो रहा है तो उसको भी चेक करेंगे बेटा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वांटिटी के चक्कर में हम क्वालिटी खराब कर रहे हैं, तो उसको चेक करना भी किसका काम होता है? स्पीड बॉस का। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का क्या काम होता है मैम? रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, मिनिमाइजेस ब्रेकडाउन ड्यूरिंग प्रोडक्शन। बेटा रिपेयर बॉस का काम होता है कि किसी भी मशीन में कोई ज्यादा खराबी आए उससे पहले ही उनके मेंटेनेंस को चेक करना, उनकी रिपेयर करना, उनको देखना कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो मशीन में नहीं आएगी। तो ओवरऑल मशीन एंड इक्विपमेंट्स को चेक करना किसका काम होता है? रिपेयर बॉस का। और ये ध्यान रखते हैं कि मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की वजह से काम ना रुके। ओके। उसके बाद है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का क्या काम होता है? चेक्स द वर्क एंड आउटपुट एट एवरी स्टेज, एंश्योर्स दैट स्टैंडर्ड्स आर मेट। इंस्पेक्टर का काम होता है बेटा इंस्पेक्शन करना। ये इंस्पेक्शन करते हैं कि सारे ही काम अपने अपने लेवल्स पर ठीक हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि गैंग बॉस का कोई काम बिगड़ रहा है और आगे तक पता नहीं चल रहा। तो इनका काम होता है ये हर लेवल पर, हर एक्सपर्टाइज का काम को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं कि काम अच्छे से हो रहा है और स्टैंडर्ड्स मैट हो रहे हैं कि नहीं। ओके। तो आई होप कि आपको आठों ही बॉस के काम और समझ में आया होगा कि इन्हें क्या करना होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। ठीक है। तो देखो FW टेलर ने हमें नेक्स्ट टेक्निक दी है बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मैम क्या मतलब है? देखो बेटा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि अननेसेसरी जो काम हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको हटा दो। मैम क्या मतलब है? देखो बेटा स्टैंडर्ड सेट करने से मेरा मतलब है कि इसमें स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं किस मशीन से काम होगा, कितनी स्पीड पर काम होगा, कितने टाइम में काम होगा, कौन से काम पहले होगा। ठीक है। तो ये क्या हुए? स्टैंडर्ड हो गए। अब सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब मैम? देखो बेटा एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो कि कोई
इंडस्ट्री में टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। अब हम 100 तरीके की डिजाइन रखें और 50 तरीके के कलर्स रखें, तो इससे क्या होता है, काम में कंफ्यूजन होती है। तो उससे अच्छा है बेटा कि हम 20 तरीके की डिजाइन रखें जो कि चल रही हैं और 4 स्पेशल कलर्स रखें, तो क्या होगा, डिजाइन कम होगी तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ना ही तो वर्कर्स को ज्यादा कंफ्यूजन होगा। और इतने सारे डिजाइन की वजह से अननेसेसरी क्या होगा, काम रुकेगा भी नहीं और स्लो डाउन भी हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो FW टेलर ने बोला है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन फॉलो होना चाहिए। वर्क के स्टैंडर्ड सेट करो और वर्क को सिंप्लीफाई करो, जबरदस्ती उसको घसीटो मत, उसको परेशानी मत दो, ठीक है। देखो, this technique involves establishing uniform standards for tools, equipments, work methods and output. Standardization ensures that workers use the best possible tools and follow the most efficient process. Simplification refers to reducing unnecessary variety in production tasks, making production more efficient. Together, this practice help lower production cost, improve quality and reduce time and effort. For example, using a single standard size of screw across products avoids confusion and speeds of the assembly process. बेटा जब काम सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के साथ हो रहा होगा, जब स्टैंडर्ड फिक्स होंगे, वर्कर्स को भी पता होगा कि हमें किन स्टैंडर्ड पर काम करना है, कैसे काम करना है, तो काम एफिशिएंट भी होगा और इफेक्टिव भी होगा, कोई डिले भी नहीं होगा और हम अच्छे से अच्छा आउटपुट देख पाएंगे, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी कम से कम होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। तो देखो, नेक्स्ट टेक्निक हमें FW टेलर ने दिया है वर्क स्टडी। मैम क्या मतलब वर्क स्टडी, बेटा किसी काम को करने से पहले एनालिसिस करो, स्टडी करो कि किस काम को कौन से मेथड से कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अगर कोई काम में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी टाइम ज्यादा लग रहा है, तो बेटा चेक करो कि किसी काम को हम अगर 6 घंटे में कर रहे हैं तो उसको मिनिमम कम से कम टाइम लेकर हम उस काम को किस तरीके से, किस मेथड से पूरा कर सकते हैं। तो वर्क स्टडी से क्या होता है, जब हम किसी काम को वर्क स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी हम अननेसेसरी एक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हैं जिनकी वजह से हमें लॉस फेस ना करना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई डिलेस, कोई स्लो डाउन हमें फेस ना करना पड़े। तो इन्होंने बोला है कि वर्क स्टडी करो, उसके बाद काम करो। वर्क स्टडी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क विद द एम ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। इनका एम क्या होता है बेटा वर्क स्टडी का, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, ठीक है। इट इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ स्टडीज। इसमें मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्टडीज हमें पढ़नी है। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी का क्या काम है बेटा, टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मैम क्या मतलब है, मेथड स्टडी का मतलब बेटा मेथड चेक करो किस मेथड से हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं है, बस तुम्हें तो समझ में आ रहा है तुम करते चले जा रहे हो। जब हम मेथड स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे तो हमें पता होगा कि हाँ हम इस मेथड से जल्दी एफिशिएंट से एफिशिएंट काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है हमारी मोशन स्टडी, टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स। मोशन स्टडी का क्या मतलब है बेटा, कि कोई भी अगर वर्कर्स अननेसेसरी मोशन, अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करो बेटा। अब मैम क्या मतलब अननेसेसरी मूवमेंट से, देखो बेटा जैसे कि ये बोर्ड है मेरा, अब यहाँ पर मुझे पेन की जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड, पेन कहाँ पर होना चाहिए, बोर्ड के पास होना चाहिए। अब मैं जाऊं और इस पेन को अंदर जाकर कहीं अंदर रख दूं दूर, तो उससे क्या होगा कि मुझे जब पेन चाहिए होगा 10 बार तो मैं 10 बार अंदर जाऊंगी और उसके बाद अंदर से पेन लेकर यहाँ आऊंगी। तो ये क्या है, अननेसेसरी मूवमेंट है मेरा, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे वर्कर्स टायर भी फील करते हैं, फटीग स्टडी में भी प्रॉब्लम आता है वर्कर्स को, रेस्ट भी नहीं मिल पाता और कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता है क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है और एफर्ट्स भी वेस्ट होते हैं। तो FW टेलर ने बोला है कि मोशन स्टडी करो, देखो, एनालिसिस करो कि अननेसेसरी मूवमेंट्स वर्कर्स कहाँ कर रहे हैं, उसको एलिमिनेट करो। आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारा टाइम स्टडी, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क। टाइम स्टडी का क्या मतलब है बेटा, टाइम सेट करो, देखो कि किसी काम में अननेसेसरी ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा। कोई काम को करने का एक फिक्स टाइम बनाओ जिससे कि वर्कर्स को भी भागने का मौका ना मिले, उनको भी पता चले, जब उन्हें पहले से ही पता है कि इस काम में क्या टाइम, कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने टाइम में इसको काम को कर सकते हैं, तो वर्कर्स में बहाना नहीं मार पाएंगे। आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का क्या मतलब है मैम, टू डिसाइड द आइडियल रेस्ट ब्रेक्स फॉर मेंटेनिंग वर्क एफिशिएंसी। देखो अब जब वर्कर्स काम कर रहे होते हैं बेटा, तो वो हार्ड वर्क करेंगे तो उन्हें रेस्ट की भी जरूरत है। तो FW टेलर ने बोला है फटीग स्टडी करो। फटीग स्टडी से क्या मतलब है कि वर्कर्स को रेस्ट सबसे पहले तो कब देना है, कितनी देर का देना है और कितनी देर बाद देना है। मैम क्या मतलब बेटा, कब देना है, जैसे कि मान लो दिन में 2 बार हमें वर्कर्स को रेस्ट देना है। कितनी देर का देना है, तो देखो कि कितनी देर बाद वर्कर्स थक रहे हो और कितने टाइम में वो
वापस स्ट्रेंथफुल हो रहे हैं, वापस उनमें स्ट्रेंथ आ रही है काम करने की। तो जैसे कि मान लो कि हमने 4 घंटे में ब्रेक दिया, तो क्या हो गया कि कितनी देर में देना है, कितनी देर का देना है, तो कितनी देर का, मान लो 1 घंटे का देना है, कितनी देर बाद देना है। अब 4 घंटे का एक ब्रेक दिया तो इसके बाद कितनी देर बाद देना है, क्या प्रॉपर 4-4 घंटे बाद देना है। आया समझ। तो रेस्ट कब देना है, कितनी देर का देना है और कितनी देर बाद देना है। आया समझ। तो ये किस में आता है, फटीग स्टडी में। By analyzing these elements, organizations can optimize work procedures, reduce wastage and improve the physical well-being of workers. जब हम इन सारी चीजों की स्टडी कर लेंगे, इनको अच्छे से समझ पाएंगे, तो फिर वर्कर्स की फिजिकल वेलबींग भी अच्छी होगी और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे, हमारा काम अच्छे से अच्छा हो रहा होगा, हम कम से कम वेस्टेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, जो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मैम क्या मतलब है बेटा, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम से FW टेलर हमसे बोलना चाह रहे हैं कि तुम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो। जैसे कि मान लो 10 यूनिट्स पे तुमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि कोई वर्कर अगर किसी प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स बनाता है तो 10 यूनिट्स पे फिक्स प्राइस क्या है, 100 रुपीज। ठीक है, अब FW टेलर ने क्या बोला है कि कोई वर्कर, ऐसा नहीं सभी वर्कर्स के लिए सेम पीस वेज सिस्टम मत रखो। अगर कोई वर्कर्स कम काम कर रहा है बेटा तो उसको पर यूनिट कम पे करो, अगर कोई वर्कर मोटिवेट होकर ज्यादा काम कर रहा है तो उसको पर यूनिट ज्यादा पे करो। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम रखेंगे तो इससे होगा क्या, वर्कर्स का मोटिवेशन बढ़ेगा, वो अच्छे से अच्छा काम करेंगे, किस लालच में कि हम ज्यादा काम करेंगे तो हमको पर यूनिट ज्यादा मिलेगी और हमारा काम जल्दी से जल्दी हो पाएगा, वेस्टेज भी कम नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होंगे, एफर्ट्स भी वेस्ट नहीं होंगे। ओके, Taylor introduced a system of wage payment that rewards efficient workers with higher pay and penalize less productive ones. According to this technique, workers who produce more than the standard output receive higher rate per unit, while those who produce less receive a lower rate. This system encourages workers to increase their output in order to earn more. It is a powerful incentive to boost individual performance. बेटा वर्कर से काम करवाने का, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बढ़वाने की बहुत ही पावरफुल तरीका है कि, और ये बुक्स में ही नहीं बेटा, प्रैक्टिकल भी चीज है, तुम ना चाहो तो इम्प्लीमेंट करके देखना, इससे सच में काम जल्दी से जल्दी होगा। ठीक है, समझ में आया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है हमारी मोशन स्टडी। मैम क्या मतलब है, भी बताया था मैंने, अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दो, जो नेसेसरी मूवमेंट्स हो उन्हें चल दे दो। जब अननेसेसरी मूवमेंट्स क्योंकि वर्कर करेंगे बेटा तो वो टायर्ड भी होंगे, तो उससे उनकी स्ट्रेंथ भी कम होगी काम करने की, और दूसरा टाइम वेस्ट भी होगा, एफर्ट्स वेस्ट भी होंगे, फालतू इधर से उधर जाएंगे, फिर वही टायर्ड, फिर हमें फटीग स्टडी करेंगे, भैया वर्कर टायर्ड हो गए तो अब उनको रेस्ट दो, तो रेस्ट ज्यादा तो काम कम, टाइम वेस्ट। ठीक है, तो इन सबको होने से कैसे बता सकते हैं हम, अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दो। अगर बार बार कोई वर्कर्स दिन में 4 बार एक चीज को लेने दूर भाग रहा है तो उसको पास रख दो ना भाई, उसका काम खत्म कर दो अननेसेसरी मूवमेंट का। आया समझ। देखो क्या लिखा हुआ है, motion study involves usually observing the physical movements of workers while performing a task. The aim is to identify and eliminate unnecessary or unproductive motions to make work faster and less tiring. Only productive and essential movements will be written to ensure smooth workflow and reduce worker fatigue. For example, arranging tools within easy reach can save time and physical effort, improving किसी टूल को लेने, किसी इक्विपमेंट को लेने बार बार वर्कर्स को भागना इधर उधर नहीं पड़ेगा, तो इससे वर्कर्स का क्या होगा, टाइम भी बचेगा बेटा, एफर्ट्स भी बचेंगे और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है वो अच्छे से अच्छा निकल कर आएगा। तो आई होप कि आपको पांचों ही टेक्निक समझ में आ गई होंगी। आज हमारा चैप्टर फाइनली हो गया है समाप्त, हमने पूरा ही चैप्टर कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फिक्स इट आउट। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।